बैक टू माई चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये चैनल स्पेशली आर्ट स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और आने वाली वीडियोस में आपको अलग अलग स्किल बेस्ड कोर्सेज भी इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से कराए जाएंगे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। बिना देरी किए आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। आज हम इग्नू एमए हिस्ट्री के पेपर MHI 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा अपने नगरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती है। यहाँ दुर्ग और निचला शहर, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, स्नानागार, अग्निकुंड और भंडार गृह आदि मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें एक तरीके की सुनियोजित पद्धति से बनाए गए हैं। हैसियत के आधार पर अलग अलग सामाजिक विभाजन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेवा प्रदाता के रूप में शिल्पकार, लिपिक आदि के प्रमाण यहाँ खोज पाए गए। और आखिर में यहाँ की सुनियोजित जल व्यवस्था तो ऐतिहासिक रूप से अटूट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सामुद्रिक व्यापार का ऐतिहासिक मूल्यांकन कीजिए। भारत का समुद्री व्यापार तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही शुरू हो गया था, जब भारत का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। उसके बाद वैदिक काल, नंद और मौर्य काल, सम्राट अशोक का समय, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, दक्षिणी राजवंश और आखिर में यूरोपियन शासन काल के समय ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इसलिए दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले इन अलग अलग समय काल की सामुद्रिक व्यापार की विशेषताओं को जरूर डिटेल में समझ कर जाइएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के दौर के संघर्ष को पढ़ा है, वे ये जानते होंगे कि आजादी मिलने के बाद भारतीय सरकार के समक्ष विकास और लोकतंत्रीकरण जैसे मुद्दे मुख्य रूप से थे और इसका सॉल्यूशन करने के लिए सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, जो कि 1950 में हुई और इसी के माध्यम से 5 साल की योजनाओं का निर्माण किया गया, जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर केंद्रित होती थी। अब पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के आधार को समझें तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया, जैसे कि ब्रिटिश शासन क्या व्यवस्था छोड़कर गए थे, योजना को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया गया कि नहीं, अन्य देशों से भारत के विकास की तुलना की गई, आर्थिक प्रणाली किस प्रकार से चयनित की गई, समाजवादी की पूंजीवादी, और पंचवर्षीय योजना का आकलन करने के बाद ये निचोड़ निकाला गया कि औपनिवेशिक काल की तुलना में तो भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ। आर्थिक विकास के मार्ग में हालांकि अकाल और युद्ध जैसी समस्याएं जरूर आईं, पर विकास नहीं रुका। लक्ष्यों को साधने में हर संभव प्रयास किए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि विकास, समानता, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण भारतीय परिवेश के माहौल को सकारात्मक बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चमड़ा और कपड़ा उद्योगों में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। भारत में कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत मशीन निर्मित उत्पादों का आयातक बना और कृषि उत्पादों के निर्यातक की भूमिका में भी रहा। कपड़े उद्योग के विकास में रेलवे का विस्तार बहुत अहम माना जाता है। इसके अलावा मुक्त व्यापार नीति लाई गई, सीमा शुल्क को पूरी तरह से समाप्त किया गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चमड़ा उद्योग में आए परिवर्तनों की बात करें तो अकाल के कारण पशुपालन के महत्व में काफी बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे चमड़ा उद्योग चल पड़ा। जर्मनी और अमेरिका मुख्य आयातक बने। बंदरगाह मार्गों के समीप ही रेलवे का विकास किया गया, जिससे चमड़े की आयात निर्यात में आसानी हो सके। इसके अलावा सीधे चमड़ा उद्योग के व्यापारी और चमड़ा उतारने वालों के बीच व्यापार होने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उन कारणों की चर्चा कीजिए जो भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि परिवेश को निर्धारित करते हैं। भारत की कृषि परिवेश को देखें तो पर्यावरण में आए परिवर्तन, स्थायी और घुमंतू समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, जनसंख्या में बढ़ोतरी, भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करने की सोच और स्थायी जीवन की ओर रुख, ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने कहीं न कहीं कृषि परिवेश को भारत में विकसित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निरुद्योगीकरण
पर डैनियल थानर द्वारा राष्ट्रवादी विचारों की आलोचना का वर्णन कीजिए। डैनियल ने अपनी पुस्तक लैंड एंड लेबर इन इंडिया, जो कि मुंबई 1962 की है, में सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की आलोचना की थी। इसके अलावा वामपंथी राष्ट्रवादियों की भी आलोचना की थी। अब आप कहेंगे कि डैनियल ने किस आधार पर इन विचारकों की आलोचना की, तो शुरू से समझते हैं। जेसी पटेल ने सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकाली। इसके अलावा वामपंथी राष्ट्रवादियों ने भी अपने विचार भारतीय आयात के नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में रखे। ये लोग ऐसा मानते थे कि भारत में बनी हुई चीजों का आयात करने के बाद रोजगार में लगे हुए लोगों में कमी आई, यानी कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई। इसके अलावा कृषि जीवन से जुड़े हुए लोगों में भी बेरोजगारी बढ़ गई और ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी थी। पर डैनियल ने इस विचार को सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आधार पर ही यह कहकर नकार दिया कि उत्पादित माल के आयात से सेकेंडरी सेक्टर के रोजगार में 1 से 2% का मामूली सा असर पड़ा था और विचारकों ने सेंसस की रिपोर्ट को सही से समझा ही नहीं। और फिर बाद में विचारकों ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया और रोजगार की कमी वाला जो विचार था उसे सेंसस की रिपोर्ट आने के ठीक पहले वाले चरण तक सीमित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1900 से 1946 में औद्योगिकीकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इस समय के दौरान यूरोपियन अभिकर्ता प्रबंधन प्रणाली, यानी कि यूरोपियन अधिकारियों के अधीन ही उद्योग संचालित किए जाते थे। व्यापार में संतुलन, यानी कि निर्यात ज्यादा और आयात कम, और विकास की रफ्तार में कमी देखी गई। भारतीय सूती वस्त्र और लोहा इस्पात उद्योग, जो कि पारंपरिक रूप से भारत में पहले से ही चल रहे थे, उन पर यूरोपियन अधिकारियों ने अपना समझकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यूरोपियन सरकार ने स्वयं को भारत में निर्यात व्यवस्था और यातायात के संचालन तक ही सीमित रखा और इससे होने वाली आय को अपने देश में भेजते रहे। घरेलू बाजार की जो मांग थी और उपभोग करने की क्षमता की भी अनदेखी कर दी गई, जिसका हर्जाना बाद में भारत को भरना पड़ा और बाहरी निवेश में कमी आ गई। और अंत में जब आजादी मिलने ही वाली थी, तब भारतीय व्यापारियों ने कुछ प्रतिष्ठान स्थापित करने शुरू किए और धीरे धीरे करके भारतीय व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिष्ठा जमानी शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण और शहरी व्यापार को प्रमुखता दी गई। मौद्रीकरण अर्थात राजस्व यानी कर को अधिक इकट्ठा किया जाने लगा। अब ग्रामीण व्यवस्था में उत्पादन तो हो जाता था, परंतु उसका डिस्ट्रीब्यूशन शहरी केंद्र और बाजार के माध्यम से किया गया। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौ परिवहन व्यवस्था यानी कि जहाज रानी का प्रयोग बढ़ाया गया और जमीनी स्तर पर लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए बनिया और सराफ यानी कि ज्वेलर्स की भूमिका को भी प्रमुखता दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। परंपरागत अधिकार क्या थे? औपनिवेशिक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप वे किस प्रकार प्रभावित हुए? वनवासियों के अधिकारों की बात करें तो वन और शिकार से प्राप्त होने वाले संसाधनों को भी इकट्ठा करना इनका अहम कार्य था। किसानों और स्थायी समाज के सहयोगी के रूप में ये साबित हुए, परंतु कई बार इन पर होने वाली निर्भरता इन्हें विद्रोही भी बनाती थी। ये एक तरीके से प्रकृति के रक्षक के रूप में अहम भूमिका निभा रहे थे। चारागाहों के रूप में वन व्यवस्था ने पशुपालन को बढ़ावा दिया, पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण इनकी भूमिका कहीं न कहीं सीमित होती गई। इन्हें औपनिवेशिक सरकार द्वारा निर्धारित मांगों को पूरा करने वाला बना दिया गया, यानी कि वन से प्राप्त होने वाले संसाधनों पर पूरी तरह से औपनिवेशिक सरकार का कब्जा हो गया। युद्धकाल के समय वनों का सामरिक महत्व बढ़ा। वन संसाधनों पर अधिक से अधिक नियंत्रण दोहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और औद्योगिक पूंजीवाद ने तो और भी हालात बदतर कर दिए। आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत में विज्ञान और तकनीक के विकास पर स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। हालांकि विज्ञान और तकनीक प्रमुख रूप से तो पश्चिमी संस्कृति को दर्शाती है,
पर भारत में भी शुरुआत से ही क्षेत्र में विकास किया गया था और स्वदेशी आंदोलन के समय कई सारे विचारकों ने ऐसा माना कि पश्चिमी और पूर्वी तकनीक को मिलाकर मिश्रित व्यवस्था चलानी चाहिए, जो कहीं न कहीं स्वदेशी आंदोलन को सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था से जुड़ी कई संस्थाएं बनाई गई, जो कि स्वतंत्रता की लगातार मांग कर रही थी, जिसमें विज्ञान सभा और सोसाइटीज बनाई गई। भारतवासियों को वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में भी एजुकेटेड किया गया। इस विषय से जुड़े अलग अलग पुस्तकों को छापा गया और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में विज्ञान और तकनीकी विचार ने आधुनिकता की कमी को पूरा कर दिया। और जापान, जिसने 1905 में रूस जैसे बड़े देश को हराया था, को भारत ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरणा स्रोत बनाया, क्योंकि जापान की आधुनिकता औरों की तुलना में बहुत बेहतर। एमए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आखिरी सेशन यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नई सोच के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें।